हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश से प्रीडेटर या फिर इसी को और किस नाम से जानते हैं MQ-9B, तो प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा। तो भारत किस देश से प्रीडेटर या फिर MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करने वाला है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। USA अर्थात अमेरिका से ये खरीद करने वाला है। हाँ, इनकी संख्या कितनी है, कितने ड्रोन खरीदने वाला है? 31 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन की खरीद की जाने वाली है। और इसी को और किस नाम से जानते हैं? MQ-9B रिपर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसको हंटर किलिंग ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, कुल कीमत कितनी है इसकी? कुल कीमत है $3.5 बिलियन। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इतने का पेमेंट करना पड़ेगा, $3.5 बिलियन का। ये जो समझौता किया गया है किसके द्वारा किया गया है? रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा। देखिए, भारत का जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो इसी रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा खरीदा जाता है, जो भी इक्विपमेंट है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके जो हेड हैं वो कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। हाँ, इसकी विशेषता क्या है? ये जो ड्रोन है इनमें खास बात क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये उच्च ऊंचाई तक, हाई एल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकते हैं और लगातार 48 घंटों तक उड़ सकते हैं ये जो ड्रोन है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है या फिर भारत जो चाइना का बॉर्डर लगता है, तो जिधर की तरफ उच्च हिमालयी क्षेत्र है उधर के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ये फ़ायदेमंद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ आ गया है फोटो लेने टाइम, यहाँ पर फ़ायदेमंद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ से खरीद की जाने वाली है इसकी? USA से 31, और ये ध्यान रख लीजिएगा $3.5 बिलियन इस कुल प्राइस है इसकी। उसके बाद कुछ एक लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए। ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए तो ये कब चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तुर्की में जो भूकंप आया था ना, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात की जाए तो ये सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा की बात की जाए तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए तो अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए। ऑपरेशन करुणा की बात की जाए तो म्यांमार में, ठीक। ये सब भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1995 में। 1995 में इसकी शुरुआत होती है गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। आपको पता है कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था, तो वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1995 तक कितना हो जाएगा? 125 साल। तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इस बार जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए की थी ना, इसको मना कर दिया है गीता प्रेस ने। राशि को लेने से मना कर दिया, बाकी पुरस्कार को लेगा, बट राशि को लेने से गीता प्रेस ने मना कर दिया है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो फैसला किया गया कि ये जो पुरस्कार दिया जाएगा किसको दिया जाएगा? गीता प्रेस को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी के द्वारा ये फैसला लिया गया और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, 2020 की बात की जाए, ये तो 21 का पुरस्कार है ना, 2021 का ये गांधी शांति पुरस्कार है। 2020 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, बंगबंधु मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के हैं, बंगबंधु मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा। इस बार 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को। उसके बाद नेक्स्ट बात, हाँ, कुछ लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि IMF जो है, IMF का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन सा है? एंडोरा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये ध्यान रख लीजिएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है? अंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में। भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि जो अभी हैं वो कौन है? रुचिरा कंबोज, तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार ये जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। तो हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है?
तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जीता है इंडोनेशिया ओपन, नाम ध्यान रख लीजिएगा। इंडोनेशिया ओपन की बात की जाए तो देखिए भारत की तरफ से भारत ने पहली बार युगल वर्ग में ये खिताब जीता है। किनकी जोड़ी ने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इससे पहले बात की जाए तो इंडोनेशिया ओपन में एकल वर्ग ने खिताब जीता है, जैसे साइना नेहवाल हो गई, किदाम्बी श्रीकांत हो गए, इन्होंने जीता है। बट युगल वर्ग में बात की जाए तो भारत पहली बार जीता है इस बार, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। उसके बाद कुछ एक लल्लन टॉप बातें, जैसे देख लीजिए एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। उसके बाद एनडीबी की बात की जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ हैं। आसियान की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 1967 में, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। वही सार्क का जो हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में है। किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों को पास पास लिख दिया है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया, और ये काठमांडू, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। आसियान की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 11वां देश जो मतलब नवीनतम जो सदस्य इसका बना है आसियान का 11वां, वो कौन बना है? तिमोर लिस्ते। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स का इस बार 2023 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होने वाला है? साउथ अफ्रीका में। ये क्रम से ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ICS जो लिखा हुआ है यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। 21 वाला इंडिया में हुआ था, 22 वाला चाइना में, और 23 वाला 15वां संस्करण कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो ये बात ऐसे क्रम से आप ध्यान रख सकते हैं। SCO 2023 की बात की जाए तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये आप जानते ही होंगे। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना होती है COP21 के दौरान इसकी स्थापना होती है भारत और फ्रांस के द्वारा। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, आप जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात ये करते हैं कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ठीक है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस की बात की जाए 2023 की, तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। इसमें जो थीम है ये आप ध्यान रख सकते हैं, शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, ठीक है। शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, तो थीम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिकल सेल जो रोग होता है ना उसके खिलाफ जागरूकता को फैलाना। इस रोग में एक्चुअली होता क्या है? इस रोग में RBC का आकार जो होता है ना वो हंसियाकार हो जाता है। सिकल को ही हिंदी में हंसिया बोलते हैं, हंसिया आप जानते होंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो हंसियाकार हो जाता है इसका शेप, और ये एक आनुवंशिक रोग है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक लल्लन टॉप बातें, जैसे कि ये देख लीजिए कि सेबी की बात की जाए तो सेबी की स्थापना होती है 1992 अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शाजी केवी। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट ये है कि 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा। ये 45वां संस्करण है यूरोपीय निबंध पुरस्कार की बात की जाए तो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्रदान किया जाएगा अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट इनकी किताबें हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आज़ादी हो गई। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। इस बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। उसके बाद ये किताब भी आप ध्यान रख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। ये इनकी किताबें हैं अरुंधति रॉय की। नेक्स्ट ये है कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास जिसका नाम क्या है? खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है। तो खान क्वेस्ट की बात की जाए इस बार 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मंगोलिया में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स जो है ना, भारतीय सेना की बात की जाए तो गढ़वाल राइफल्स भाग लिए हैं। और ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, 14 दिनों का ये अभ्यास है। ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका आयोजन जो हुआ है मंगोलिया में, ये ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक लल्लन टॉप बातें, जैसे कि ये जो अभ्यास है कुछ एक देख सकते हैं। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास की बात की जाए तो भारत और मंगोलिया के बीच में ये अभ्यास होता है। काजिंद की बात की जाए तो इसमें आपको नाम नहीं दिख रहा है, KAZ कजाकिस्तान हो जाएगा, IND से हो जाएगा इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये अभ्यास होता है। अल्लंगाह की बात की जाए तो भारत और ओमान के बीच में ये होता है। नेक्स्ट ये कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? बांसवाड़ा। आप ध्यान रख लीजिएगा, ये राजस्थान पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं ना उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला।
ये सारी जो बातें हैं, तो ये सारी बातें आप देख लीजिए। जैसे कि इस परियोजना की बात की जाए तो बांसवाड़ा जिला, ठीक है, बांसवाड़ा जिला में इसका शिलान्यास किया गया है। बांसवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम क्या है, लंकाई। लंकाई स्थान पर अनास नदी पर इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इसकी कुल लागत की बात की जाए तो 25 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत होगी। 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा। माही परियोजना की जो मुख्य नहर है ना, माही परियोजना की मुख्य नहर से ये नहर निकाली जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 105 किलोमीटर। तो ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में गोधन न्याय योजना की बात की जाए। गोधन न्याय योजना ये कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये झारखंड की योजना है। ये जो योजना प्रारंभ की गई है कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है गाय का जो गोबर है ना, गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, जैविक खाद तैयार करना। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गाय का जो गोबर है ना, गाय के गोबर को धन में परिवर्तित कर देना। ठीक, धन में परिवर्तित कर देना। इसमें क्या किया जाएगा, राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी पशुपालक है ना उनसे 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाय के गोबर को खरीदा जाएगा। गाय के गोबर को ही खरीदा जाएगा और इस गाय के गोबर से क्या बनाया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाया जाएगा। फिर यही खाद किसको बेचा जाएगा, पशुपालक को, किसान को बेचा जाएगा। बाकी ये आप ध्यान रख लीजिएगा, गोधन न्याय योजना झारखंड की योजना है। नेक्स्ट ये कि हाल ही में जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया, छत्तीसगढ़। देखिए, जल मितान युवा उद्यमी परियोजना की बात, कार्यक्रम की बात की जाए तो ये जो एक्चुअली ये एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसमें जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर पेयजल योजना के संचालन और रख रखाव के लिए 21 दिन का ये कौशल विकास ट्रेनिंग कार्यक्रम है। ये जो जल मितान युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम की बात की जाए तो ये एक कौशल विकास ट्रेनिंग कार्यक्रम है। ठीक, बाकी ये आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये कार्यक्रम कहाँ का है, छत्तीसगढ़। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट ये है कि हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। किसको हराया है, लेबनान को। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 की बात कीजिए, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो विजेता जो रहा है वो कौन रहा है, भारत रहा है, दूसरी बार विजेता रहा है। विजेता कौन रहा है, लेबनान। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, लेबनान को हराया है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था, कलिंगा। ये जो फाइनल मैच हुआ था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, अब पहली बार भारत जो जीता था कब, 2018 में जीता था। तो ये सारी बातें हैं, ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। बिहार का पहला विश्वविद्यालय है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला। ये सारी बातें हैं, ये तो ध्यान रख लीजिएगा। लेबनान को हराया है भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।